हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग फांसीवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। तो इनमें से किसको आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है? सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को, या फिर मूल्य आधारित समाज को। तो ये राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया था। इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया है, इनमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख है। मुसोलिनी ने लिखा है कि राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकारवाद को पुष्ट करते हैं। तो आधुनिक तानाशाही किनको जन्म दे रहा है? फांसीवाद और सर्वाधिकारवाद, नाजीवाद को। फांसीवाद और नाजीवाद क्या है? सर्वाधिकारवादी, यानी कि वो जनता के प्रत्येक पक्ष पर नियंत्रण रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? माओ ने, मार्क्स ने, स्टालिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार इनमें से किसने दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार देते हैं माओ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता माओ जेडोंग ने अपनी प्रमुख रचना ऑन द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया है? माओ जेडोंग ने। क्वेश्चन नंबर 3, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा है? हीगल ने, हिटलर ने, ग्रीन ने, या फिर मुसोलिनी ने? तो राइट आंसर है इसके लिए मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर डी। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, ये कहा है मुसोलिनी ने। फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी राज्य ही सर्वोच्च है। राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार ट्रॉट्स्की ने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ त्से-तुंग का, या फिर हिटलर का? तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कहा है हिटलर ने। हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है। युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध है, हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से ही हुई है। यानी युद्ध को हिटलर अनिवार्य मान रहे हैं और मानव जाति की उन्नति के लिए उसे आवश्यक मान रहे हैं। और अगर युद्ध यानी शांति की स्थिति आ जाती है तो उनका मानना है कि मानव जाति गर्त में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे? लेनिन, हिटलर, विंस्टन चर्चिल, या फिर महात्मा गांधी? तो आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिटलर। हिटलर थे आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक। शक्ति की राजनीति का समर्थन करते हुए हिटलर का मानना था कि युद्ध करते करते ही जातियां महान बनती है, सर्वकालिक शांति उनका विनाश कर देगी। क्वेश्चन नंबर 6, नाजीवाद का जनक था? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, या फिर लेनिन? तो नाजीवाद के जनक थे हिटलर।
जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपने साम्राज्यवादी, प्रजातिवादी और लोकतंत्र विरोधी कार्यक्रम के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए उन्हें नाजीवाद की संज्ञा दी गई। नाजीवाद को फासीवाद का ही एक प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की है? नाजीवाद की, फासिज्म की, लोकतंत्र की या फिर अराजकतावाद की? तो हिटलर किसकी वकालत करते हैं? नाजीवाद की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? केसी वियर का, गार्नर का, विलियम एंड्रयूज का या फिर बार्कर का? तो ये किसने कहा है? अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। तो ये कथन कहा है केसी वियर ने। केसी वियर अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासक वर्ग युद्ध या आपात की स्थितियों में शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लेती है, उसे स्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल लेते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी एवं सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा रहती है। केसी वियर की पुस्तक का नाम याद रखना है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो जरूर याद रखिएगा बुक्स को, जहां पर भी बुक्स दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से फासीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फासीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। तो इसमें से फासिज्म की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। ये कथन यहाँ पर गलत है। फासीवाद अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा नहीं रखता है। फासीवादी चिंतन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह विचारधारा का विरोधी है, इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है, यह कार्य प्रधान आंदोलन है एवं व्यवहारिक है, यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है एवं राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है, यह समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी है, यह तर्क एवं बुद्धि का विरोधी है, यह महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है, यह लोकतंत्र विरोधी है, यह हिंसा एवं युद्ध का समर्थक है, यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता विरोधी है यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है, यह क्रांति विरोधी विचारधारा है, यह व्यक्तिवाद एवं उदारवाद विरोधी है, यह अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है और यह अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सी विचारधारा है जो सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से फासीवाद किसको महिमा मंडित करता है? हिंसा को, युद्ध को, नेता को या फिर क्रांति को? और आपको नीचे कूट दिए गए हैं, राइट आंसर कूट को देखकर बताइए क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यानी फासीवाद हिंसा, युद्ध और नेता को महिमा मंडित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फासीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही या आज्ञा पालन तथा अनुशासन? तो उसमें से फासीवाद किस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा की तानाशाही। फासीवाद साम्यवाद एवं समाजवाद का विरोधी है, अतः यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, फासीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल या फिर रोम के मुख्य चर्च की घंटी? तो फासिस्ट शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है फासीवाद में? फासिस्ट शब्द का अर्थ है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह।
फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ है प्राचीन रोम के दंडाधीशों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह। इसे सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसे दंडाधीशों के सेवक उठाकर चलते थे। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फासियो से हुई है, जिसका अर्थ है डंडों का गट्ठर जो कुल्हारे की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह दंड समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। फासियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन वर्ष 1919 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है फांसीवाद का जन्म हुआ था ब्रिटेन में, इटली में, जर्मनी में या फिर रूस में? तो फांसीवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ था, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान में पहले फांसियों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फिर इटली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया है व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने या फिर गांधीवाद ने? तो अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 17, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर, जर्मनी हिटलर। तो सही युग्म की पहचान करनी है आपको यहाँ पर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इटली मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 18, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? चीन में, जापान में, इटली में या फिर जर्मनी में? तो फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 19, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन या फिर ग्रीक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फासियो से हुई है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फासिस से उद्भूत है। यानी कि जो इतालवी शब्द है फासियो, वो निकला है लैटिन भाषा के शब्द फासिस से। क्वेश्चन नंबर 20, इटली में फांसीवादी का उदय परिणाम था पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियनिक युद्ध का या फिर औद्योगिक क्रांति का? तो इटली में फांसीवाद का उदय इसमें से किसका परिणाम था? फांसीवाद का उदय होने के बाद क्या परिणाम आया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध का। फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय केवल सत्ता को अपने हाथ में लेना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप अधिनायक तंत्रीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? कार्ल मार्क्स ने, हीगल ने, मुसोलिनी ने या फिर लेनिन ने? तो ये स्टेटमेंट किसका है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो ये कथन है मुसोलिनी का। फांसीवाद युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं बल्कि राज्यों की सेहत बनाने वाला व्यायाम मानता है, यानी फांसीवाद युद्ध को आवश्यक मानता है। मुसोलिनी ने कहा है कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व है, यानी अनिवार्य है। शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर तथा नपुंसक देश देते हैं। युद्ध की आग में तपकर ही शक्तिशाली राष्ट्र सोना बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, जैसे मातृत्व महिला के लिए उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, यह किसने कहा है? हिटलर ने, लेनिन ने, मुसोलिनी ने या फिर माओ ने? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 23, मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं, यह कथन किसका है? मार्क्स का, स्टालिन का, मुसोलिनी का या फिर गांधी का? मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं, यह कथन है मुसोलिनी का। फांसीवाद एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं उभरा, यह एक कार्यक्रम के रूप में सामने आया।
मुसोलिनी ने स्वयं कहा है कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते। फासीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, बात करना नहीं। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीन तंत्रीय और जनतंत्रीय, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी, प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी तथा कानूनी और गैर कानूनी बन सकते हैं। इस प्रकार फासीवाद का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की है? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या फिर राजतंत्र? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र की स्थापना की। तानाशाह शब्द का प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया? दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, मीन कैम्प या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मीन कैम्प। जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मीन कैम्प, जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष, को बाइबल माना गया है। और यह पुस्तक किसकी है? हिटलर की। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेस ने ही किया था। तो लिखा किसने है? रुडोल्फ हेस ने, और बोला किसने? हिटलर ने। मीन कैम्प पुस्तक है जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडगर, जॉर्जेस सोरल, अल्फ्रेडो रोक्को, रुडोल्फ जेलेन? तो इनमें से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेडो रोक्को। अल्फ्रेडो रोक्को ने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था। वह इटली में नए गठबंधन सरकार में न्याय मंत्री था। उपरोक्त परिभाषा को उसने 1925 में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी या फिर अराजकतावादी? तो फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। फासीवाद समानता विरोधी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत तथा नेतृत्व पूजा में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार फ्रांस के पश्चात लोकतंत्रवाद आया, पर वह वास्तविक रूप में जनता के शासन की स्थापना न कर सका। इनके अनुसार लोकतंत्र में शक्ति कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं। फासीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत है। विचारधारा का अभाव है, बुद्धिवाद के खिलाफ है, यानी तर्क का ये लोग विरोध करते हैं। अंध राष्ट्रवाद है, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करते हैं, विशिष्ट वर्ग में विश्वास रखते हैं, हिंसा को महत्व देते हैं, समाजवाद, साम्यवाद तथा लोकतंत्र के विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फासीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। ऑप्शन डी, परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन
जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो फासीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। फासीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति माना है। इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान तथा निरंकुश है। इसकी मान्यता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह उदारवाद एवं लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास करता है। यह मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है तथा मानव अधिकारों की मान्यता नहीं देता है। इनके अनुसार राज्य साध्य है तथा नागरिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो फासीवाद में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रजातंत्र का विरोधी है। फासीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। फासीवाद का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्रवाद आया और वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना ना हो सकी। लोकतंत्र में सत्ता कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई। इसलिए फासीवाद लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानता है। फासीवाद प्रजातंत्र की तुलना स्व से करता है, यानी डेड बॉडी से करता है। ये संसद को बातों की दुकानें तथा बहुमत के शासन को उल्लूकों की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाते हैं। तो याद रखना है कि कौन संसद को बातों की दुकान कहते हैं, तो फासीवाद, और बहुमत के शासन को उल्लूकों की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाते हैं। मुसोलिनी प्रजातंत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, यह समय समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठा आभास देती है, जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरदायी हाथों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 30, फासीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या फिर राज्य और दल एक ही हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य दल से श्रेष्ठ है। फासीवाद के अनुसार राज्य दल से श्रेष्ठ है। फासीवाद शब्द का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में स्थापित हुई थी। यह राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। यह उदारवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य यानी कॉर्पोरेट स्टेट में विश्वास रखता है। इसके अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। तो आज हमने किए फासीवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, और इस पुस्तक को हम पूरा करेंगे। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं इनको हम करेंगे अभी पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रजातंत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।